हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में जो हम बात करने जा रहे होंगे वो बात होगी आपके पेपर 1 की। पेपर 1 के ये कुछ इस कदर नोट्स हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इस तरीके की ये क्लास होगी कि इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक एक ही वीडियो में, एक छोटा सा रिवीजन। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस वीडियो से पूरा पेपर फंस जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने हमारे MCQs की सारी क्लासेस देखी हैं और ये वाली क्लास देख के जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए बहुत 90% तो ऊपर नहीं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी एक भी बार नहीं पढ़ी है तो। यानी कि ये ऐसी क्लास है कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, केवल MCQs के दम पे जा रहा है, उसके भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि हम आपको बता दें, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ें सही लगे वो शायद आप नोट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप पीजी पॉइंट के नाम से है जुड़ जाइएगा, और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपने वो उस पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। पीजी पॉइंट के नाम से ऐप है, और ऐप में आपको पेड नोट्स के साथ में फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे शुरू करते हैं बात शिक्षा से। शिक्षा, एजुकेशन, इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से। अब एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन, यानी कि शिक्षित करना, और एजुसियर का मतलब होता है कि विकसित करना। क्या करना? विकसित करना। और एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक। अब एजुकेटम शब्द से अगर एजुकेशन जो है वो मिलकर के बना हुआ है, तो एजुकेटम शब्द किन से मिलकर के बना है? तो ई प्लस ड्यूको से। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ? तो शिक्षा का मात्र उद्देश्य हमें क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन क्या था? कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमें वो क्षमता प्रदान करना। कैसी क्षमता? हमें ऐसी क्षमता प्रदान करना जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैसे याद रखोगे? जिसके अंदर क्षमता है वही क्या करता है? स्पेस में जाता है। जिसके अंदर क्षमता होती है वही स्पेस में जाता है। ऐसे करके याद कर सकते हो। शिक्षा के उद्देश्य सामान्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, है ना। अब ये को क्या होता है, हमने कहा इतना डीपली कोई आपको थ्योरेटिकल पेपर तो देना नहीं है जा करके। आप फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके, और इस बार आप 90% से ऊपर मार्क्स बना सकते हैं अगर आपने लिटरली एकदम सीरियस होकर के थ्योरी प्लस MCQs पढ़ा है। यानी कि अगर आप अब सोचो कि 2 दिन पढ़ लें, 4 दिन पढ़ के पेपर दें आए, हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे, बनने वालों के बन भी जाते हैं अगर आपका बहुत शार्प माइंड है तो, लेकिन बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी 95+ % बनाना। अगर आपने B.Ed पे ध्यान दिया होता ना तो इस बार के सब्जेक्ट्स इतने अल्टीमेट थे कि आप बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते थे। खैर, बीती ताई बिसारी, आगे की सुध देखिए। अब जो चीज़ें हैं एटलीस्ट उनको तो आप पढ़ के ही जाओ। अच्छा, शिक्षा जो है वो 3 प्रकार से बांटी गई। कौन कौन सी? अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक में। अनौपचारिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है? संकुचित। अनौपचारिक का जो मतलब होता है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? व्यापक अर्थ से लिया जाता है। सभी दशा और परिस्थितियों में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बुढ़ापा में भी, है ना, और जवानी में भी, बचपन में भी। कोई स्थान, पाठ्यक्रम, विषय निर्धारित नहीं होता। 4 लोगों के साथ आप बैठ कर बात करो, उनसे भी सीखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों के साथ खेल खेल में आप सीख सकते हैं। ये अनुभव द्वारा शिक्षा कही जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुभव द्वारा शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए अनौपचारिक, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी गैर औपचारिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कुछ बच्चे इनमें सभी लगा के चलेंगे, लेकिन जो आज की क्लास पढ़ के गए होंगे वो अनौपचारिक लगा के आएंगे। औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? शिक्षा के संकुचित अर्थ से लिया जाता है, यानी विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय आदि योजनाबद्ध शिक्षा जो है इसे कहा जाता है एक तरीके की प्लानिंग वे में होती है। भाई मैम कैसे? हमने कहा एक बात बताओ, आप स्कूल में क्लास फर्स्ट के बच्चों के पास जाइए, उनकी बुक्स जो हैं वो क्या है?
प्लान्ड ही तो है पूरी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है, केवल उतने ही टॉपिक बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, उतना ही सिलेबस बच्चों को कवर कर जाएगा। ये क्या है, प्लानिंग ही तो है। तो विद्यालय हो गए, चर्च हो गया, पुस्तकालय हो गया, इनमें जो दी जाने वाली शिक्षा होती है एक तरीके की, वो आपकी औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगी। दूरस्थ शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आपका ओपन लर्निंग हो गया, पत्राचार, बाहरी अध्ययन और गृह अध्ययन, ये सब कुछ आता है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन जिसे आप कह सकते हैं। बात अगर प्राइमरी शिक्षा की जाए तो प्राइमरी शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक मानी गई है। अच्छा, अब शुरू करते हैं जरा हम वैदिक कालीन शिक्षा को। ठीक, देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा को अंतर्ज्योति या प्रकाश शिक्षा भी कह सकते हैं, गुरुकुल शिक्षा भी कह सकते हैं, वेदों पर आधारित शिक्षा भी कह सकते हैं। किसको? वैदिक कालीन शिक्षा को। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? इनका उद्देश्य था कि पहले इंसान बनो, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। जो मनोभाव एक तरीके का था, उद्देश्य वो ये था कि पहले क्या करो, एक इंसान बनो, अच्छे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। इनका केंद्र बिंदु क्या था एजुकेशन को लेकर के? तो धर्म, है ना। उसके अलावा सत्यम ब्रह्म जग मिथ्या, इन्होंने ये वैदिक कालीन का ये कथन क्या प्रचलित है। लक्ष्य क्या था? अगर पूछा जाए वैदिक कालीन का लक्ष्य क्या था, तो मोक्ष की प्राप्ति करना। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडियन, ये बात देखो, गुरुकुल में गुरु केंद्रित शिक्षा होती थी। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गुरुकुल शिक्षा कैसी होती थी? छात्र केंद्रित, विषय केंद्रित, गुरु केंद्रित। तो आप क्या लगा कहेंगे? टीचर सेंटर्ड, है ना। उसके बाद में गुरु केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ऐसी एजुकेशन व्यवस्था होती थी। जाति आधारित शिक्षा थी। मैम कैसे? हमने कहा सूद्रों को कहीं वर्णन नहीं मिलेगा कि पढ़ने का जो है उनको अधिकार था, है ना। ब्राह्मण और उसके बाद में आपके वैश्य और जो ठाकुर लोग होते थे ना, वो सब, इन लोगों को, सिंह लोगों को पढ़ने का अधिकार था। अभी हम आगे पढ़ा रहे होंगे आपको, ठीक है। एक वेद का ज्ञाता जो होता था उसको स्नातक कहते थे। एक वेद को पढ़ने में समय कितना लगता था? 12 साल। तो 12 साल अगर आपने बिताया, एक वेद का ज्ञान लिया है, तो उसको स्नातक कहते थे। 2 वेद को वसु कहते थे, 3 वेद को रुद्र कहते थे, 4 वेद को आदित्य कहते थे। मैम कैसे याद रखेंगे? हमने कहा देखो, 3 त्रिनेत्र जब शिव जी के होते हैं तो उनको कहा जाता है कि शिव जी का ये रुद्र रूप है ना। ऐसे याद कर सकते हो। बोलो, समझ में आ रही है बात? एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता है। यानी कि ग्रेजुएशन में आप लोग क्या करते हैं? ग्रेजुएशन में आप लोग एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से 3rd ईयर में पढ़ पाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। 2 वेदों का यानी कि 2 जो आपके वेद हैं, 2 वेदों के ज्ञाता वो कौन कहलाते हैं? वसु कहलाते हैं। और 4 वेदों के ज्ञाता आपके कौन कहलाता है? आदित्य कहलाता है, ठीक। गृह विद्या आरंभ संस्कार भी क्या होता था? देखो, तो 2 गृह विद्या आरंभ संस्कार, इसको कहते थे चूड़ा कर्म संस्कार। ये 5 वर्ष की आयु में करवाया जाता था। इसके बाद घर पर ही बच्चों की गृह शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। एक होता था उपनयन संस्कार। ये कब की बात कर रहे हैं? ये वैदिक काल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब उपनयन संस्कार में, उपनयन संस्कार का मतलब होता था गुरु के पास ले जाना। तो गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करते थे। उपनयन संस्कार को मौज्जी संस्कार भी कहते हैं। और इसे धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्विज कहलाया जाने लगता था। यानी कि पता है, जब उपनयन संस्कार नहीं होता था तब तक बच्चे को, बालक को शूद्र की संज्ञा दी जाती थी, है ना, शूद्र के समान समझा जाता था। और जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था तब उसे द्विज कहा जाने लगता था। द्विज का मतलब क्या होता है? दूसरा जन्म, या ब्राह्मण भी मान सकते हैं आप, है ना। उपनयन संस्कार की आयु देखो अलग अलग थी ना, यहीं से जाति का पता चलेगा आपको। ब्राह्मण लोगों का उपनयन संस्कार 8 ही साल में हो जाता था। जो बच्चा क्षत्रिय कुल का होता था, सिंह, वही ठाकुर लोग जो होते थे, इनका 11 वर्ष की उम्र में होता था। और जो वैश्य लोग होते थे उनका 12 वर्ष की उम्र में होता था। वैसे कहीं कहीं पर आपको क्षत्रियों का 10 भी मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्लिक करिएगा। अध्ययन काल इनका क्या होता था? 12 वर्ष। अच्छा, खुद सोचो, 12 वर्ष एक वेद को पढ़ने का समय होता था, तो बच्चा क्या कहलाएगा? स्नातक ही तो कहलाएगा। शिक्षा का केंद्र गुरुजन के आश्रम या घर हुआ करते थे। ये नहीं कि वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। जो गुरु होते थे उन्हीं का आश्रम होता था, उन्हीं का घर होता था, वहीं पर आपको जाकर के पढ़ाई करनी होती थी। वेशभूषा की बात की जाए अगर, तो ब्राह्मण की मेखला थी, जो क्षत्रियों की वेशभूषा थी वो तात की थी, वैश्यों की जो थी वो ऊन की थी, ठीक। शिक्षण माध्यम कैसा था इनका? तो शिक्षण माध्यम संस्कृत था। शिक्षण विधि पूछी जा सकती है आपसे, और शिक्षण माध्यम भी। शिक्षण माध्यम संस्कृत था। शिक्षण विधियां यहाँ पर मौखिक थी। और 3 प्रमुख विधियां कौन कौन सी थी? श्रवण यानी कि सुनकर, मनन यानी कि उस पर
और निधिध्यासन मतलब उसको चिंतन कर कर। तो ये 3 प्रमुख विधियां थी वैदिक काल की। उपनयन संस्कार के पश्चात ही आपका क्या होता था, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा के 2 प्रकार बताए गए थे यहाँ पर, परा और अपरा विद्या। वैदिक शिक्षा पूर्णतः कैसी थी, निःशुल्क थी। स्त्री शिक्षा यहाँ पर अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियों ने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। अब वो स्त्रियों के नाम कौन कौन से थे जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। कुछ स्त्रियों के नाम हमने क्लास के समय पढ़ाया है आपको। अब बात करते हैं जरा बौद्धकालीन शिक्षा की। भाई वैदिक काल के बाद में आपका बौद्धकालीन शिक्षा आया। देखो जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसको मेन 3 ही भाग पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से मैम, हमने कहा वैदिक काल, बौद्ध काल और उसके बाद में मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध, जो आपके जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उद्देश्य क्या था इनका, सत्य या निर्वाण। जैसे वहां पर मोक्ष की प्राप्ति था, तो यहाँ था सत्य की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति कहा। ठीक, विशेषताएं क्या थी इस शिक्षा व्यवस्था की। पहली बात तो ये पूर्णतः निःशुल्क थी और वैदिक काल में भी पूर्णतः निःशुल्क थी। केंद्र यहाँ पर क्या था, संघ और मठ में शिक्षा दी जाती थी। माध्यम जन भाषा और पाली थी। वहाँ का माध्यम संस्कृत था, यहाँ का माध्यम क्या है, पाली है, याद रखिएगा। धम्म संघ गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। शास्त्रीय विवाद यानी कि शास्त्रार्थ हेतु छात्र गोष्ठियाँ होती थी। ये जाति से परे थी, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पर सभी लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये जाति से परे थी। लेकिन जाति से परे थी, लेकिन जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता था तो उसको नहीं दी जाती थी शिक्षा, बस इतना सब अंतर था। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा प्रारंभ यहाँ पर 6 या 8 वर्ष की आयु से हो जाता था। अब जैसे वहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार पढ़ा, फिर उपनयन संस्कार पढ़ा, फिर समावर्तन संस्कार पढ़ा। वैसे यहाँ पर प्रवज्जा बोलो या एक होता है पवज्जा, दोनों ही बात एक ही है, बस वो एक भाषा से लिया गया या अलग भाषा से। तो प्रवज्जा संस्कार मठ में प्रवेश के समय होता था। जैसे वहाँ पर गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था, वैसे यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार होता था। बालक अपना, और ये होता कैसे था, तो इसमें बालक अपना सिर मुड़वा लेता था, पीले वस्त्र धारण करके गुरु से शिष्य के रूप में अपने रूप में स्वीकारने की प्रार्थना करता था, कि मतलब अपने गुरु, हे गुरु हमको शिष्य के रूप में आप स्वीकार करिए, है ना। तब गुरु क्या करता था, उस प्रार्थना को बच्चे की स्वीकार कर लेता था और स्वीकार होने पर शरणत्रयी का अनुसरण कराता था। क्या कराता था उसको, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो आपका प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र क्या करता था, जब देखो जैसे वहाँ पर उपनयन संस्कार के बाद बच्चा क्या कहलाता था, द्विज। तो प्रवज्जा संस्कार के बाद में बच्चा क्या कहलाता था, श्रवण सामनेर शुद्ध विहारक कहलाता था। क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। जब आप आएंगे ना पेपर देकर के, तब हमें बड़ी मजा आने वाली है इस बार। छात्रों को 6 माह तक सिद्धरस्तु पोथी पढ़नी पड़ती थी। इसमें 49 अक्षर होते थे, ठीक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। आप लोगों को तो कहो यही याद आ रहा हो, क्यों। पोथी पढ़ने के बाद छात्र 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता था। कौन कौन सी विद्याएं थी वो, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या। इन 5 विद्याओं को पोथी पढ़ने के बाद में वो ज्ञान ले लेता था। अध्ययन काल इनका कितना होता था, 12 साल होता था। 12 साल के बाद में इनका उपसंपदा संस्कार होता था। जैसे वहाँ पर समावर्तन होता था, तो इनका उपसंपदा संस्कार होता था। तो भाई सीधी सी बात है, अगर 8 साल में एडमिशन हो रहा है, 12 साल में उसने क्या किया, पढ़ाई किया प्रवज्जा संस्कार के दौरान, तो सीधी सी बात है बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष की आयु, और 20 वर्ष में ही तो उपसंपदा संस्कार होगा। ठीक, इसमें क्या होता था, 9 भिक्षु को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, जो आज के बच्चे कर ही नहीं सकते, इतने कठिन नियम थे। शिक्षा केंद्र जो होते थे वो मठ होते थे, बड़े बड़े भवन होते थे। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार प्रथम संगठित संस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे आपके, तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला, काशी, मिथिला, ये सब बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। शिक्षण विधि यहाँ की मौखिक और जनभाषा में ही थी। स्त्री शिक्षा यहाँ पर था कि संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला जो थी वो बुद्ध की वी माता प्रजापति गौतमी जी थी। वी माता का मतलब भाई इनकी माता जी का तो देहांत हो गया था ना जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, तो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति जी ने इनका पालन पोषण किया था, तो वही इनकी क्या थी, पहली शिष्या बनी। उसके अलावा बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई बुनाई शिल्पकला इत्यादि का वर्णन भी मिलता है। अच्छा, वैदिक शिक्षा में समावर्तन संस्कार जो होता था वो होता था गृहस्थ में प्रवेश, लेकिन बौद्ध शिक्षा में
उपसंपदा संस्कार होता था आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए, ये याद रखना है भाई। जैसे वैदिक कालीन में क्या, वो कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, समावर्तन में होता था लौट जाना, तो वापस बच्चा घर चला जाता था और अपना मतलब शादी वादी करके बढ़िया गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। लेकिन बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा का मतलब होता था आजीवन वो कैसा रहेगा, ब्रह्मचर्य को ही अपना लेगा। ठीक। अच्छा, मध्यकालीन शिक्षा क्या थी, आप समझो। मध्यकालीन शिक्षा, दान में सोना देने से अच्छा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, ये बात मोहम्मद साहब ने कही थी। अकबर के सिंहासन रूढ़ होते हैं ही शिक्षा ने एक नए युग में प्रवेश किया और आगरा को शिक्षा का केंद्र बनाया गया। देखो, अब यही बात है कि हम यहाँ पर आपको एकदम समअप करके करवा रहे हैं, है ना। इससे पहले जो आपने अगर कुछ नहीं देखा है तो मैं कहती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर पीजी मैम की 4th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट MCQ उसकी पढ़ी है, उसकी शुरू की 10 क्लासेस देख लो। कितनी? शुरू की 10 क्लासेस देख लीजिए। MCQ की मैराथन जो न्यू इजी नोट्स वाली है, जो बच्चा वो देख करके जाएगा ना, लिटरली बता रहे हैं कि बहुत अच्छे परसेंटेज से वो पास होगा। अच्छा, अकबर ने सिंहासन रूढ़ होते ही शिक्षा ने एक नए युग में प्रवेश किया और आगरा को शिक्षा का केंद्र बनाया गया। शिक्षा के केंद्र मध्यकाल में कौन कौन से थे? जैसे वहाँ पर आपने तक्षशिला और नालंदा पढ़ा, वैसे यहाँ पर आगरा, दिल्ली, जौनपुर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे थे, है ना। उद्देश्य क्या था मुस्लिम शिक्षा का? इनका उद्देश्य केवल यही था कि इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्यों का, ये इनका क्या था? उद्देश्य था। विशेषताएं क्या थी इसकी? मौखिक व व्यक्तिगत निःशुल्क विशेषताएं, उसके अलावा आध्यात्मिक के स्थान पर मानवीय मूल्यों को इन लोगों ने महत्व दिया था। इनका माध्यम, जैसे आपने वैदिक काल में पढ़ा संस्कृत था, इसमें पढ़ा जनभाषा या पाली था बौद्ध काल में, और आपने मुस्लिम काल में क्या पढ़ा? अरबी था। मुख्य तो अरबी थी और उच्च स्तर पर फारसी। मुख्य रूप से अरबी भाषा थी और उच्च स्तर पर फारसी थी। ठीक। स्त्री शिक्षा, यहाँ पर स्त्री शिक्षा क्या थी? दयनीय थी। कैसी थी? दयनीय थी, मतलब लड़कियों को, महिलाओं को अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। केवल जो राजघराने की स्त्रियां होती थी उनको ही वही ज्ञान प्राप्त कर पाती थी। अब इनमें से जैसे आपकी गुलबदन बेगम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम, ये किसकी बहन थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए इनके पास, जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा कि गुरुकुल में होती थी, है ना, गुरु के घर पे। यहाँ पर आपने पढ़ा कि मठ या संघ में होती थी, है ना, विहार में बोला जाता है उसको। अब जो शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम कालीन में थी वो मकतब व मदरसे में थी। मकतब की जब बात की जाएगी तो मकतब शब्द आपका कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? उसने लिखा। मकतब शब्द क्या है? उसने लिखा। ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मकतब क्या थे आपके? मकतब में आपको प्राइमरी लेवल की एजुकेशन मिलती थी और यहाँ इन्हें क्या किया जाता था? लिखना ही सिखाया जाता था। भाई जब कुतुब से लिया गया, और कुतुब का मतलब ही क्या है? उसने लिखा, तो सीधी सी बात है मकतब में क्या किया जाएगा? बच्चे को लिखना ही सिखाया जाएगा। ठीक। फिर आती है बात मदरसे की। ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड होते थे। यहाँ किसी ना किसी मस्जिद से जुड़े हुए होते थे। इनमें प्रवेश की आयु 4-5 साल के बीच में होती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था इनके बीच में। जैसे आपने वहाँ पर प्रवज्जा पढ़ा, और उससे पहले आपने क्या पढ़ा भैया? समावर्तन पढ़ा, उपनयन पढ़ा। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता था? उपनयन व प्रवज्जा की ही तरह बिस्मिल्लाह संस्कार भी होता था, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह संस्कार 4 साल 4 महीने और 4 दिन पे होता था। उसमें क्या होता था? कुरान की भूमिका तथा 55वां व 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था। यदि बालक उसको नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त होता था। ठीक। ये शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शायद अल्लाह माफ़ कर देंगे। जब क्या होता था? आयतें दोहरवाई, मतलब जब वो क्या होते हैं, वो जो ज्ञान देते, जैसे अपने यहाँ गुरु बोलते हैं ना, वैसे जो उनके गुरु होते होंगे वो जब उसको रीड करते होंगे, जब बच्चा रीड करता होगा, मतलब दोहराता होगा, उसको रिपीट करता होगा, तो नहीं कर पाता होगा जब, तो उसको वो क्या कहता होगा? जब नहीं कर पाता होगा तो बिस्मिल्लाह कहता था, है ना। अच्छा, शिक्षण विधि इन लोगों के में व्याख्यान विधि और मौखिक विधि थी। अब बात करेंगे ज़रा आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था। ये तो आपने पढ़ ली कब की? प्राचीन भारत की। अब आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, जो बहुत ही अल्टीमेट रही है आपकी। ये तो एक तरीके से कहाँ से शुरू हुई थी, अब सब कुछ समझते रहिएगा। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको माना गया? तो चार्ल्स ग्रांट को माना गया। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एकदम दिमाग में बिठाते हुए चलिएगा, यहीं से क्वेश्चन ना मिले
बहुत सा, हम ये नहीं कह रहे पूरा पेपर यहाँ से फंस जाएगा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ से फंस सकता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसके लिए रामबाण होगी, और जिसको एक छुटकू सा रिवीजन चाहिए होगा ना, कुछ मिनट्स वाला, वो होगी, है ना। अच्छा, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारन हेस्टिंग ने 1781 में सबसे पहले कराई। ये अरबी और फारसी भाषा पढ़ने के लिए, आपको हम बता चुके हैं पहले भी, है ना, अरबी और फारसी भाषा के लिए। उसके बाद में सन 1800 में क्या हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की, वैसे 1781 में ये हुआ, उसके बाद में भी बहुत कुछ हुआ, है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, विलियम जोन्स ने की, वॉरेन हेस्टिंग की मदद से की। उसके बाद में फिर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने की, 1800 में हुई। उसके बाद में भी आपके बनारस फिर हिंदू विद्यालय की भी स्थापना हुई। खैर वो सब तो पढ़ते रहेंगे। अच्छा, फिर 1813 वाला आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट आया, जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए की धनराशि किस लिए दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के क्षेत्र में दी जाएगी। फिर इसी बात के पीछे क्या हुआ था? इसी बात के पीछे विवाद शुरू हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य वाला। प्राच्य वाले लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे उसमें यूज़ होगी, पाश्चात्य वाले कह रहे थे कि नहीं हमारे उसमें शुरू होगी। फिर इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल ने किसको बुलाया? जो कानून के एकदम कह सकते हैं महारथी, लॉर्ड मैकाले को बुलाया। अब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? अपनी नीति बताई। अपनी नीति के तहत इन्होंने मुख्य बताया कि जो ये लड़ाई है वो रुपए के पीछे, है ना। खैर 1833 का जब चार्टर आया था, उसके बाद तो जब 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया था रुपए, लेकिन फिर भी वो सॉल्व आउट नहीं हुआ था। फिर 13वें दिन उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था, अपना पद से हट गए थे वो। ये सब चीज़ें चलती नहीं। फिर लॉर्ड मैकाले ने अपनी जब शिक्षा नीति दी, तो इनका कहना था कि शिक्षा में क्या करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको ही पढ़वाना चाहिए केवल। और जब वो पढ़े लिखे होंगे तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे जो स्तर के लोग हैं वो अपने आप ही निचले स्तर के लोग पढ़ लेंगे। और इसी को क्या कहा गया था? छनाई सिद्धांत कहा गया था, ये निस्यंदन सिद्धांत कहा गया था। अच्छा, उसके बाद में आज्ञा पत्र 1833 का आया। शिक्षा अनुदान को बढ़ा करके देखो 1 लाख से 10 लाख का कर दिया गया था चार्टर 1833 वाला जब आया। आज्ञा पत्र 1813 में शिक्षा अनुदान 1 लाख था। और ये खत्म कैसे हुआ था? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म यहीं से 1 लाख से हुआ था। उसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने, ये बहुत ही तगड़ा है, हमें तो पता नहीं क्यों, एक होता है ना इंस्टीट्यूशन आना, वो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आपके पेपर में आएगा। मतलब मेरी ऐसे आंतरिक आत्मा कहती है कभी कभी कि मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, इसको हम इम्पोर्टेंट भी लिख दे रहे हैं ना, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। मतलब ये बहुत निगेटिव टाइप आदमी थे, ये समझ लो आप। मैकाले का घोषणा पत्र आया था 1835 में। जो ऑकलैंड थे, इनका घोषणा पत्र 1839 में आया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त यहीं से हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किसने किया? तो ऑकलैंड के घोषणा पत्र के द्वारा समाप्त हुआ, जो 1839 में आया। फिर 1839 के बाद में 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। वुड के घोषणा पत्र में 1854 में क्या क्या बातें कही गई? तो देखो, चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में भारतीयों को शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति बनाई गई थी। अपने नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने स्त्री शिक्षा की व्यवस्था पे भी बात की गई थी। अब देखो, अब आप लोगों का कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मैम वुड में केवल इंग्लिश की बात की गई। ना बच्चा, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात की गई। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमने देखा था किसी बच्चे का कमेंट था, है ना, तो चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करिएगा, बुक से पढ़िएगा थोड़ा सा। हंटर कमीशन आपका उसके बाद आया 1882 में। लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसे प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? विलियम हंटर। यहीं से याद रखिएगा। हंटर कमीशन कब आया? तो 1882 में आया। हंटर कमीशन कब आया? 1882 में आया। लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए पहले भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इसे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? विलियम हंटर थे। उसके बाद में आपका गोखले विधेयक आया 1911 में। हम एकदम लाइन से पढ़ा रहे हैं आपको कहानी की तरह, है ना। गोखले विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी विशेषता ये थी कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और स्थानीय संस्थाएं पर शिक्षा के लिए कर लगा सकती है ना। सरकार इस विधेयक को समय से पहले मानती कि
इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। तभी हमने आपको गोखले विधेयक पढ़ाया भी नहीं, जब अस्वीकृत ही हो गया तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपकी 1929 यानी 1929 में आपकी हरटांग समिति आई। इसके अध्यक्ष आपके फिलिप हरटांग थे। जो मेन बातें बस वही लिखी है हमने कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 साल की हो। अपव्यय व अवरोधन की बात की थी इन्होंने। किसने? अपव्यय व अवरोधन से संबंधित क्वेश्चन है तो समझ जाना फिलिप हरटांग समिति से लिया गया। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो, इन्होंने कहा था। अपव्यय का मतलब क्या होता है मैम? अवरोधन का मतलब क्या होता है? अपव्यय का मतलब होता है कि जैसे सरकार क्या कर रही है, निःशुल्क शिक्षा पर व्यय तो कर रही है। अब बच्चा पता चले क्लास फर्स्ट में पहुंचा, सेकंड में पहुंचा, थर्ड में पहुंचा, उसके बाद में उसने स्कूल छोड़ दिया, उसको वातावरण नहीं पसंद आया, टीचर के पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया, इन सब के पीछे, गरीबी के पीछे उसने स्कूल छोड़ दिया, इसको कहेंगे अपव्यय। अवरोधन का मतलब क्या? रुकावट आ जाना। जैसे मैम हमने कहा, जैसे बच्चे ने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ा, फिफ्थ के बाद तब बोर्ड परीक्षा होती थी। जैसे ही परीक्षा हुई, बच्चा 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, और फिर उसका क्या हुआ, आगे की जो एजुकेशन थी वो उसमें अवरोध आ गया, रुकावट आ गई और वो रुक गई। तो यहाँ पर भी बच्चे ने स्कूल छोड़ा, लेकिन किस लिए? फेल होने की वजह से। अब ये चीज़ खत्म हुई थी RTE 2009 में, है ना। खैर, तो इसका मतलब होता है अवरोधन और अपव्यय का। आई बात समझ। बेसिक शिक्षा जो आई वो आपकी, जिसे वर्धा योजना के नाम से आप जानते हैं, जिसे बेसिक शिक्षा 22 अक्टूबर 1937 को, इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। स्वतंत्रता के पूर्व आपने ये शिक्षा व्यवस्था देखी। अब स्वतंत्रता के पश्चात की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी? तो देखो भैया, उसके सबसे बाद की तुरंत बात की जाए तो 1948 में विश्वविद्यालय आयोग बना उच्च शिक्षा के लिए, जो इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने जब सब कुछ बता लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में कह दिया कि हम लोगों की जो कड़ी है, जो माध्यमिक शिक्षा है, वही कमजोर है। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए 1952-53 में मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया, जिसके क्या थे आपके अध्यक्ष? लक्ष्मण स्वामी मुदालियार जी क्या थे, जिसके अध्यक्ष थे। अब देखो, कोठारी आयोग आपका कब आया? 1964 में आया। अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे। इनके 5 उद्देश्यों को आवश्यक माना गया। सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की हो, इन्होंने ऐसा कहा। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में आई, जिसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा हो, है ना। उसके अलावा त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन हो। ये सब बातें आपकी पहली शिक्षा नीति में ही कही गई थी। फिर 1979 में क्या हुआ? पुनः नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की गई, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण ये मूर्त रूप नहीं ले पाई, है ना। फिर 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत करवाया, जिस पर विस्तार से क्या हुआ? सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, और ये चर्चा 1986 की नई शिक्षा नीति बनी। ये जो बनी वो राजीव गांधी के टाइम की, है ना। उसके बाद में 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उसमें प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, इस पर बल दिया गया। गतिविधि आधारित शिक्षा हो, किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए बच्चे को, देख रहे हो। ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाए, लेकिन अपनाया गया कि नहीं वो एक अलग की बात है। पर्यावरण संरक्षण जो है वो पाठ्यक्रम में हो। उसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर विद्यालय में 2 कमरे और 2 शिक्षक आवश्यक हों, और है ना, 2 कमरे, 1 बरामदा और 2 शिक्षक आवश्यक हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ये बात भी कही गई थी। फिर उसके बाद में आपकी जब 1986 वाली नीति आ गई, उसके अंदर क्या क्या कहा गया ये सब हमने पढ़ाया है, अब इतना डिटेल में आज नहीं पढ़ाएंगे ना। फिर उसके बाद में 1990 में जो है आपकी राम मूर्ति समिति बनी, राम मूर्ति जनार्दन दोनों, है ना। तो उसके बाद में 1986 में आपकी क्या हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ। संशोधन में राम मूर्ति जो रिपोर्ट थी 1990 वाली, उसमें कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक करके अब 2 कमरे की बजाय 3 कमरे और 2 अध्यापक की बजाय 3 अध्यापक कर दिया जाए। पूरे देश में +2 की शिक्षा लागू की जाए, यानी कि समान शिक्षा की बात की थी। समान शिक्षा का मतलब ये था कि पूरे देश में एक ही तरीके की शिक्षा व्यवस्था हो, यानी कि हम जो पढ़ रहे हो NCERT टाइप, कहीं पे भी आप जाइए NCERT की बुक वही है ना, वही टॉपिक्स, वही पढ़ाएं, वही राइटर। अब उसके बाद में 50% महिला अध्यापक हो, इन्होंने ये भी कहा था। शिक्षा व्यय आय कम से कम 6% से हो। उसके बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया आपका 1992 वाला। बोझ मुक्त शिक्षा 1992, यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। 15 जुलाई 1993 को रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, शिक्षा बिना बोझ की। ये पूछा जा सकता है यशपाल की जो समिति आई, इनका क्या टाइटल था? इनका था लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद आपकी मध्याह्न भोजना आई,
भोजन योजना आई 15 अगस्त 1995 को, जिसको मिड डे मील के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत अभियान फिर आपका 2009 में, संपूर्ण साक्षरता मिशन है ना, ये 5 मई 1988 को। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आपका कब आया, तो 2 अक्टूबर 1978 को आया। 15 से 35 वर्ष की जो एजुकेशन थी ना, वो प्रौढ़ शिक्षा कहलाती थी। मानव विकास की सुनहरी अवस्था किसको कहा गया, तो बाल्यावस्था को। एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1 सितंबर 1961 को ही। साक्षरता भारत अभियान आपका 8 सितंबर 2009 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इसी दिन आपका मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी आपका 8 सितंबर को ही मनाया जाता है, और साक्षर भारत अभियान भी इसी दिन। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001। मिड डे मील योजना आपकी 15 अगस्त 1995। जन्म के समय बच्चे में हड्डियां 270 और बाद में 350, वयस्क में 206, ऐसे याद रखिएगा। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास 14 वर्ष में होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होते हैं, सुविधा प्रदाता होते हैं। आरटी 2009 कब लागू हुई, तो लागू अगर पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 2010 को। आरटी 2009 पारित कब हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को। ये आपका पेपर 2 का टॉपिक है थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब किस में पूछ दिया जाए ये कोई डिसाइड नहीं होता। यूनेस्को ने किस वर्ष इंटरनेशनल चाइल्ड डे, 1979 को। आँख के रंग को प्रभावित कौन करता है, तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। ठीक, उसके अलावा देखते हैं भाई क्या इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1968 थी, ये त्रिभाषाई फॉर्मूले पर थी, और 1986 वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर आधारित थी। ठीक, ये थोड़ा सा था इम्पोर्टेंट। और बाकी आपका अनिवार्य शिक्षा योजना 1970 में, समावेशी शिक्षा अधिनियम आपका 1995 में, समान विद्यालय प्रणाली राममूर्ति समिति में बात की गई 1990 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना गया पूछा जाए तो 1904 में। ठीक, और दान में सोना देने से अच्छा है कि बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए, ये बात मोहम्मद साहब ने कही थी, ये भी याद रखिएगा। भारतवर्ष में भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में होता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, प्रोफेसर कोठारी। उसके अलावा मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। ये बात भी कोठारी में कही गई थी। ठीक, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। देखो भाई, ये है आपका मुदालियार आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा गया, 23 सितंबर 1952। राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के भी नाम से जानते हैं, 4 नवंबर 1948। मैकाले का विवरण पत्र आपका 2 फरवरी 1935 को आया। वुड का डिस्पैच, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया, 19 जुलाई 1854 को आया। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट आपकी 29 अगस्त 1953 को आई। ठीक, शिक्षा का दायित्व कंपनी को वुड के अनुसार और भारतीयों को हंटर कमीशन से मिला था, ऐसे भी समझ सकते हैं। विद्यालयों में अनुदान प्रणाली, हंटर आयोग ने इस पर बात की थी। मैकाले के समर्थक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1990 में। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, हाँ अब देखो ये कुछ अल्टीमेट चीज़ें ये आपके पेपर 2 के लिए हैं, वैसे बताइए तो यही करवा देते, देखो करवा देते हैं, क्योंकि कब आपसे क्या पूछ दिया जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोलो, ये तो देखो हम करवा ही चुके हैं अभी आपको, है ना। ये कुछ करवा देते हैं आपको लोगों को, क्योंकि एक आध क्वेश्चन क्या पता पूछ लिया जाए। देखो, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। इससे पहले ये केवल राज्य का विषय हुआ करती थी। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो राज्य इस संविधान में लागू होने के समय से, रुको लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 51 ए बोलो या 51 का बोलो, इसे मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है, यानी कि हर अभिभावक के जो संरक्षक होगा वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में जो हुआ, उसमें अनुच्छेद 45 सरकार के तहत क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से पूर्व के लिए बच्चे के पोषण व शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 2002 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 21A या 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया।
मौलिक अधिकार बोले तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, ये कब हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कौन से अनुच्छेद? 21 का। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 में है, पारित हुआ। पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को। और राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को। ठीक। और लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक। इस अध्याय में इसमें आपके 7 अध्याय और 38 खंड थे। प्रथम अध्याय जो था वो स्कूल की परिभाषा व 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन था। उसमें सरकार द्वारा स्कूल स्थापित जो होंगे, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल जो होंगे, विशेष श्रेणी जस्ट लाइक KVS NVS, और उसके बाद में अनुदान ना पाने वाले प्राइवेट स्कूल। ठीक। द्वितीय अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के संबंध में बात कही गई थी। तीसरे अध्याय में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व की बात कही गई थी। चौथे अध्याय में स्कूल और शिक्षक का दायित्व क्या होगा, इससे संबंधित बात कही गई थी। सरकारी विद्यालय में निजी व विशेष स्कूल 25% सीट आरक्षित होंगी। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें की बात हो रही है यहाँ पर। निःशुल्क शिक्षा आर्थिक जो निर्बल बच्चे होते हैं, अब लेकिन ऐसा कोई फॉलो कहाँ करता है ना। दिखाने को तो कुछ भी दिखा दिया जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये सब ऑन पेपर होता है। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसको पूरा किए जाने से रिलेटेड बात कही गई थी। जो आपका अध्याय 6 था, इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण से बात कही गई थी संबंधित। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आपका आया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केट के द्वारा हुआ था। अध्याय 7 में और भी प्रावधान थे। ठीक। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब जो इसमें जो हमने आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया है, जो आपके आयोग थे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स और कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई। फिर उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा हुई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई। उसके बाद में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं के इतिहास, हिंदू व मुस्लिम कानूनों में शिक्षा। उसके बाद में आपको बता दें कब 1782 में एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी, जिसके तहत जैसे अपने जो मनुस्मृति वगैरह थे ना, इसको क्या हुआ था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया था। विलियम जोन्स ने इसके अध्यक्ष थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से मुस्लिम सलाहकार तैयार करना और हिंदू सलाहकार तैयार करना, ये मुख्य उद्देश्य था किसका? जब आपके कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी उसका। कानून की पढ़ाई करके अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता देना, इनका ये मुख्य उद्देश्य था। कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों को रखा जाएगा, ऐसी बातें भी हुई थी। 1813 का आज्ञा पत्र हम आपको बता ही चुके हैं कि हर साल 1 लाख रुपए पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसी पे लड़ाई हो गई थी। इसी को सॉल्व करने के लिए आपके मैकाले आए। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया। ठीक। उसके बाद में छनाई सिद्धांत और ये सारी चीज़ें तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। देखो, वुड का जो आदेश पत्र था, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो आपका 1854 में आया। इन्होंने क्रमबद्ध शिक्षा योजना की बात की थी। क्वेश्चन पूछा जाए, क्रमबद्ध शिक्षा योजना की बात किसके पत्र में कही गई है? ऑप्शन ए मैकाले के विवरण पत्र में, ऑप्शन बी वुड के आदेश पत्र में, ऑप्शन सी हंटर कमीशन के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप वुड के आदेश पत्र में लगाइएगा आप। इन्होंने कहा प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज एजुकेशन, फिर विश्वविद्यालय, इस तरीके से एजुकेशन का वो होना चाहिए। शिक्षा विभाग की स्थापना सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक 1857 में हुई। इन्होंने बात की थी कि जैसे लंदन में विश्वविद्यालय होते हैं ना, वैसे इंडिया में भी होने चाहिए। तो उस समय 3 जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे वो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता हुआ था, और इस बात की सुनवाई भी हुई थी, और उसके अंदर विश्वविद्यालय बने भी थे, है ना। जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश और महिला शिक्षा पर भी इन्होंने बात की थी। फिर 1882 में आपका हंटर कमीशन आया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जो बना वो इसी से बना। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, भारतीय शिक्षा आयोग जो पहला बना वो 1882 में ही बना। 3 फरवरी 1882, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये हिस्ट्री की बात है। पहले कंपनी का अधिकार था ना भारत देश पर, और शासन इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया था, क्योंकि ये लोग बहुत लूट मचाए थे यहाँ पर, बहुत अपनी मनमानी कर रहे थे। फिर ये बात जब महारानी को पता चली वहाँ विक्टोरिया को, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। 1880 में रिपन को नया गवर्नर जनरल उन्होंने नियुक्त किया था। इन्होंने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया था? और इस आयोग का अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया था। यदि यही आयोग हंटर कमीशन, क्योंकि अध्यक्ष विलियम हंटर थे, हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया था। याद रखिएगा, 1880 में रिपन को नया गवर्नर जनरल महारानी विक्टोरिया ने जब नियुक्त किया,
तो इन्होंने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम शिक्षा आयोग कब बना भारतीय शिक्षा आयोग, तो 1882 में पूछा जाए। स्वतंत्रता पश्चात कब बना, तो राधाकृष्णन वाला आयोग 1948 वाला, है ना। क्वेश्चन के आधार पर आप आंसर टिक करके आइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 की अगर बात करें तो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इसे ही कोठारी आयोग कहा जाता है। इसमें कुल 17 सदस्य थे। उसके बाद में 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में हो, 5 से 7 तक 2 भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाए। एक तो क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा, दूसरी हिंदी या इंग्लिश। 8 से 10 तक कक्षा 8 से 10 तक इन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए, 3 भाषा। 1968 में फिर आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसके बाद में 1986 में आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर राममूर्ति समिति बनी 1990 में, जिसने इसको जांचा और उसमें कुछ संशोधन किया, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में दर्ज किए थे, जिसमें आपने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 में आई, उसमें 12 खंड में वो विभाजित थी। उस समय तत्कालीन यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पे, तो राजीव गांधी जी थे। इनका उद्देश्य था कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सबकी पहुंच हो। 10+2+3 प्राइमरी एजुकेशन और पूरा इन्होंने ढांचा ये बताया था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1992 में आई राममूर्ति समिति के बाद। फिर उसके बाद में 1986 में संशोधन करके 1992 तैयार किया गया। इसमें 23 खंडों में बांटा गया इसको। उसमें कितने खंड थे, तो उसमें अब इसमें कितने हैं, तो 23 खंड है। +2 स्तर को स्कूल शिक्षा में शामिल किया करना था। फिर उसके बाद में आपकी 1992 में यशपाल समिति आई, मार्च 1992 में। इसका गठन मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा MHRD के द्वारा किया गया 1992 में। अच्छा, अब MHRD का नाम बदल के NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्या रख दिया गया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। क्या रख दिया गया है हम बता दें क्या, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इनका उद्देश्य उस समय होता था स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करना, बोझ मुक्त शिक्षा बनाना। अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। रिपोर्ट इन्होंने 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत की थी, जिसे शिक्षा बिना बोझ के नाम का शीर्षक भी दिया था। उसके बाद में आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आया। ये अब तक की शिक्षा का सबसे क्या है, नवीन दस्तावेज था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD द्वारा पहल करने पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। अच्छा, इसमें 5 अध्याय थे। पहले अध्याय में परिप्रेक्ष्य से संबंधित, दूसरे में आपका दूसरा अध्याय सीखने और ज्ञान से संबंधित है, तीसरा आपका पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन से संबंधित है, चौथा अध्याय आपका विद्यालय और कक्षा के वातावरण से संबंधित था, पांचवा आपका व्यवस्थागत सुधार से संबंधित था। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इनके ये मुख्य उद्देश्य थे। इस पर बात की थी इन्होंने। रटन प्रणाली मुक्त शिक्षा, उसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण पर बात की थी। त्रिभाषा पुनः लागू करना, NCF यानी का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक। उसके बाद में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका NCFT, चलो पढ़ा भी देते हैं। देखो, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। देखो, NCFT का मतलब था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। ये विशेषज्ञ समिति जो NCTE द्वारा नियुक्त प्रोफेसर CL आनंद इसके अध्यक्ष थे। NCFT 2009 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स या प्रावधान का कर दी। जैसे आप DLED BEd कर रहे हो ना, उसी तरीके से इन्होंने टीचर्स एजुकेशन की बात की थी, ठीक। अच्छा, योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया आपका, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, हम यहाँ पर 100% गारंटी ले रहे हैं। लिख लो, एक से ज़्यादा ही आएगा, हम कम से कम आपको एक बता रहे हैं, ठीक। ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, तो 1987-88 में आया। आवश्यक उपकरण का प्रतीक, इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना, मतलब जो मूलभूत एटलीस्ट ये चीज़ें तो स्कूल में होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2009 को सर्व शिक्षा अभियान में ही इसे जोड़ दिया गया था। इन्होंने बात कही थी कि 2 शिक्षक 2 कमरा और 1 बरामदा की, ठीक। लेकिन 1992 में जब आपकी वो आई, तो पहले तो प्राथमिक शिक्षा में 2 शिक्षक हों, 2 कमरा और 1 बरामदा हो, ये बात हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इतनी व्यवस्था करवा रहा था। फिर 1992 वाली जब आई आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई, तब इन्होंने कहा कि अब इसको उच्च प्राथमिक में भी सम्मिलित किया जाए और अब 2 की बजाय 3 शिक्षक, 2 कमरे की बजाय 3 कमरे, और उसके अलावा ये उच्च प्राथमिक में 1993-94 तक भी इसको यहाँ पर भी लागू किया जाए, ठीक।
उसके बाद में पी मोस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम 1986 में आया, 1986 में आया सॉरी, ठीक। पी मोस्ट को एनसीईआरटी के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य क्या थे इनके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों से अवगत कराना और शिक्षण सामग्रियों का उचित प्रयोग होना। प्रशिक्षण सामग्री को 2 भागों में बांटा गया, पहली प्राथमिक और दूसरी माध्यमिक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या थी, जो मूलभूत सुविधा जैसे कमरा है, पाठ्य सामग्री है, टीचर है, इनको अवेलेबल करवाए। पी मोस्ट अध्यापकों का विस्तृत एवं सघन क्या करे, प्रशिक्षण करे, इसलिए था। 1990 में इसमें संशोधन किया गया। पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उपलब्ध सामग्री का समुचित प्रयोग हो, इसके अंतर्गत आ गया। फिर आया आपका एसओपीटी यानी स्पेशल ऑफिशिएट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स, है ना। उसके अलावा फिर आपका बीईपी आया, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जो 5 अक्टूबर 1993 को आया। डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में, इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से। बेसिक ये वाला नहीं पढ़ा ना, एसओपीटी, हाँ, ये एचआरडी के द्वारा चलाया जाता था। प्रशिक्षण का दायित्व इसमें एनसीईआरटी का था, यानी एनसीईआरटी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी। इनका उद्देश्य था 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना हर साल और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बढ़ावा देना। ये प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए चलाया जाता था। जो आपका बीईपी था, जो 5 अक्टूबर 1993 को आया, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, इनका उद्देश्य था समग्र मूल्यांकन व नामांकन तथा गुणात्मक उन्नयन करना। लक्ष्य इनके थे कि 300 किलोमीटर की 300 की आबादी, सॉरी 300 किलोमीटर बता रहे हैं, 300 के जो लोग होते हैं ना, 300 जनसंख्या की आबादी या 1.5 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालयों व शिक्षा केंद्र के स्थापित करना। यानी कि जहाँ 300 की आबादी है वहाँ पर 1.5 किलोमीटर पे ही प्राथमिक विद्यालय हों। और जहाँ पर उसके अलावा फिर देखो सन 2000 तक 8 से 11 वय वर्ग का 100% नामांकन हो। हालांकि ये गेन तो नहीं किया जा सका था। डीपीईपी विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित था, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता था। 1994 की बात है। केवल ये जिला स्तर पर चलाया जाता था। जब नामी डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो सीधी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही चलाया जाता है। उसके अंदर यूपी में ये 1997 में लागू हुआ था। उसके अलावा 3 प्रक्रमों में ये लागू हुआ। 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में, 1997 में 7 राज्यों में, यूपी समेत 22 जिलों में। उसके अलावा 2000 में अन्य राज्य और यूपी के 32 जिलों में। विद्यालय उन्मुखी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम एनसीईआरटी के द्वारा है। इसमें 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। साथ में कक्षा 1 के बच्चों के लिए बात करना। प्रारंभ में 1.5 से 2 माह तक सामान्य रुचिकर व आसन मतलब बच्चों को इजी चीज़ें बताना, जिसमें बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास ना हो और वो अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। उसके बाद में नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इंपॉर्टेंट है, जो आपका 5 मई 1988। उद्देश्य इसका ये था कि 2007 तक साक्षरता का न्यूनतम स्तर 75% प्राप्त करना है। 16 जनवरी 1989 को केरल राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा भी की गई थी। उपलब्धियां, साक्षरता दर 1991 में 52.21%, 2001 में 65.38% की हुई। वाक्य इनका क्या था, टाइटल 1 पढ़ाएं 1। सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश 2001 और 2, उत्तर प्रदेश में ये 2001-2 में आया, 2002-3 में। देखो पहले तो उत्तर प्रदेश 2001-2 में जो था वो 16 जनपदों में, 2002 और 3 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसकी रूपरेखा 1998 में तैयार की गई थी। 2003 तक अनिवार्य शिक्षा गारंटी योजना। फिर 2007 में आपका देखो ये जो वित्तीय पोषण था, ये वर्ष 2013 में देखो ऐसा था कि केंद्र सरकार 65% और राज्य सरकार का 35% था। फिर 2002 वाले में केंद्र सरकार का बढ़ के 85 हो गया और राज्य सरकार का 15% हो गया। सर्वप्रथम ये तमिलनाडु में हुआ। उसके बाद में NPEGL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था सब बेकार चल रही थी ना। वैदिक काल में तो ठीक थी, लेकिन मध्यकाल तक आते आते एकदम बेकार हो गई। बालिका शिक्षा से संबंधित यानी 1 से 8 तक अपवंचित जो बालिकाएं उनके लिए था ये। विद्यालय में जेंडर गैप को कम करना मेन इनका लक्ष्य था। नामांकन व ठहराव के लिए 3 से 6 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर की भी स्थापना विद्यालय में ही कराई गई। गणित अंग्रेजी विज्ञान के लिए रेमेडियल कैंप की स्थापना की गई। बालिकाओं के लिए अन्य सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, लकड़ी की चौकी, निःशुल्क यूनिफॉर्म, भारतीय बुक ट्रस्ट के सहयोग से ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया था। फिर स्कूल चलो अभियान 2000, प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2000 से 31 जुलाई 2006 तक ये क्रम चलाने का निश्चय किया था। कस्तूरबा गांधी उसके बाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है।
पूर्णतः आवासीय बालिका योजना होती है। अभी इसकी वैकेंसी भी आई थी, शायद आप लोगों को पता चला होगा। अब पता है अभी थोड़े से ही दिनों पहले इसकी वैकेंसी आई थी, कस्तूरबा गांधी वाली, है ना। कक्षा 6 से 8 तक ये स्कूल होते हैं 3 साल के, है ना। और ये क्या होता है, मतलब यहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं। सीटें 75% आपकी SC ST OBC अल्पसंख्यकों के लिए, 25% गरीबी रेखा से नीचे के लिए आरक्षित होती हैं। उसके अलावा देखो समेकित बाल विकास सेवाओं की बात 2 अक्टूबर 1975 ECC का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्ड केयर 3 से 6 वर्ष, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसकी बात NEP 2020 में भी कही गई है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ECCE हेतु प्रत्येक जनपद को धनराशि 15 लाख रुपए दी जाएगी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे। मिड डे मील योजना आपकी 15 अगस्त 1995 को ही केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के राजकीय परिषदीय व राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों को 80% उपस्थिति पर 3 किलो गेहूं व चावल दिया जाएगा। वर्तमान में क्या है, प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों कक्षा में 1 से 8 तक के संचालित है। मध्याह्न भोजना जो प्राधिकरण का गठन है, ये अक्टूबर 2006 में हुआ। प्राथमिक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 150 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ से तो खैर आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये मान के चलो पेपर 1 पूरा एक फटाफट से वाला रिवीजन कर लिया। अब जरा एक बार फिर से एक लास्ट रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट में कि आपने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे एकदम कहते नहीं है कि मैम एकदम स्टोरी की जैसे पढ़ा दो कि हमको याद हो जाए, तो बी रेडी फॉर डैट, स्टोरी के जैसा एकदम पढ़ाएंगे। अब लेकिन यहाँ से हम आपसे पहले स्टोरी के जैसा तब पढ़ाएंगे जब आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बिना कहे एक तो लाइक नहीं करते हैं, ऊपर से इंस्टाग्राम पे कहते हैं बार बार कि PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से जुड़ जाओ तो जुड़ते नहीं हो। सारी शिकायतें हैं हमें आपसे, और किसी से तो हम शिकायत करने का मेरे पास अधिकार है नहीं, आप लोगों से हम पूरी शिकायत कर ले रहे हैं ना। सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन्होंने PG पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया कि तो भैया PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है। तो और भारी डिस्काउंट आपको PDF पे भी मिल चुका है, हाँ MCQs की PDF पे भी। पेपर 1 का जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे वो कोई सी भी सीरीज़ हो, चाहे वो हैंड रिटन क्वेश्चन हो, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ। ठीक, तो भैया शुरू करें कहानी। 1781 में सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के द्वारा मदरसा की स्थापना की गई। 1784 में आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई विलियम जोन्स के द्वारा वारेन हेस्टिंग की मदद से। इनका काम क्या था, जो अपने संस्कृत में सारी चीज़ें थी ना उसका क्या करवाना, ट्रांसलेट, जैसे लाइक मनुस्मृति का हुआ था अंग्रेजी भाषा में। ठीक, 1791 में फिर आपके संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में हुई, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। 1792 में आपके चार्ल्स ग्रांट की बुक कौन सी थी, ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट्स सोसाइटी एमंग द स्टेट्स। इसका क्या था, मतलब इनका कहने का था, ये भारतीय शिक्षा के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। कौन, चार्ल्स ग्रांट। इनकी बुक का नाम ये था, स्कूल इनका मतलब था, इसी किताब के तहत कहा गया था कि स्कूल स्थापित हो और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। 1800 में आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा कलकत्ता में हुई। उसके बाद में आपका फिर क्या आया, 1813 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आया, जिसमें मेन क्या था, ये था कि धारा 43 में कहा गया कि 1 लाख रुपए मतलब पर ईयर भारत देश में दिया जाएगा शिक्षा के लिए। और यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया आपका, क्योंकि 1 लाख रुपए की धनराशि के लिए ये लड़ाई हुई। प्राच्य जो समर्थक थे उन्होंने कहा ये हमारे उसमें एजुकेशन सिस्टम में लगेगा, पाश्चात्य जो शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें लगेगा। अच्छा, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कौन आए थे अभी बताते हैं, फिर कौन आए थे या तो कमेंट करो। 1813 के बाद में 1817 में आपके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुई। ये आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय शिक्षा के जन्मदाता तो चार्ल्स ग्रांट, क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता तो राजा राम मोहन रॉय, थोड़ा सा ही अंतर है। फिर 1833 में आपका दूसरा चार्टर एक्ट आया, इसमें इनको लगा कि सारा खेल रुपए के पीछे लड़ाई है, तो 1 लाख रुपए से राशि को बढ़ा दिया गया 10 लाख। ठीक, यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद अभी भी खत्म हो जाए इसलिए, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया, जबकि तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो जाए इस वजह से क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने किसको इनवाइट किया, लॉर्ड मैकाले, जो उस समय के क्या थे, प्रखंड विद्वान, किसके, लॉ के।
दोस्तों की, ताकि ये ख़त्म हो पाए मुद्दा। और इन्होंने इनसे पूछा ये बताइए कि इस 1 लाख से 10 लाख जो बढ़ाई गई धनराशि है, ये शिक्षा के किस क्षेत्र में खर्च की जाए। अच्छा, चूंकि मैकाले का पूरा झुकाव अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा और वहाँ की तरफ था, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा थोड़े ना सोच सकते थे। फिर 1835 में यानी कि 2 फरवरी को मैकाले की शिक्षा नीति आई, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का वो इंग्लिश होना चाहिए, उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, ठीक है, तो निम्न तक अपने आप पहुंच जाएगी। इन्होंने अपनी शिक्षा नीति में इस तरीके की बातें की थी, जिसको छनाई सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। 7 फरवरी को ये बात इनकी स्वीकार कर ली गई थी। इस तरीके से स्वीकार की गई कि और ज़्यादा क्या हुआ, लड़ाइयाँ बढ़ गई, मतलब यहाँ पर देश में और ज़्यादा आक्रोश फैल गया इन सब चीज़ों की वजह से। तो 13वें ही दिन, समझो लागू होने के कितने दिन बाद, 13वें ही दिन, जो आपके गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। इनके उत्तराधिकारी कौन, लॉर्ड ऑकलैंड, इनकी जगह पर नए गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। उसके बाद में फिर देखो यहीं पे एक वाला कथन भी याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले का, कौन सा वाला, इन्होंने जो भारत का एजुकेशन सिस्टम था उसको कंपेयर किया था एक तख्ते के, यूरोप के लाइब्रेरी के। फिर उसके बाद में एडम की 3 रिपोर्ट आई 1835, 36 और 37 में, न्यू गवर्नर जनरल ऑकलैंड के उसमें। फिर 1839 में 24 नवंबर 1839 को इन्होंने ये कहा कि 31,000 रुपये भारतीय शिक्षा पे और 1 लाख रुपये पाश्चात्य शिक्षा पर दिया जाएगा। और ऑकलैंड ने ये बात कह करके जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो समाप्त कर दिया है। ठीक, फिर 1854 में क्या हुआ, उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी थे, तो वुड ने इनको एक पत्र लिखा, किसको, लॉर्ड डलहौजी को। इनको पत्र लिखा, इन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, उसमें भारतीय शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। और भाई अभी तक तो सब अंग्रेजी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर है उसका माध्यम हिंदी होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा, वुड ने क्या कहा, कि जैसे लंदन में बड़े बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ बनी है, वैसे यहाँ के जो 3 प्रेसिडेंसी राज्य हैं, कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी राज्य थे, एक मद्रास और 2 बाकी के 2 बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग, है ना। वहाँ के जैसे यहाँ पर भी विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए जो आपका वुड का क्या था, घोषणा पत्र था, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा भी कहा गया, महाधिकार पत्र। अच्छा, 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया, भारतीयों की पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी लगाने से रिलेटेड था। गवर्नमेंट के हिसाब से न्यूज़ छपनी चाहिए, इस तरीके की बात की गई थी। उस समय के गवर्नर जनरल लिटन थे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। 1882 में ही आपका पहला भारतीय शिक्षा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे, हंटर, और हंटर आयोग के नाम से भी जाना गया। 1901 में गुप्त सम्मेलन के रूप में शिक्षा सम्मेलन जो आयोजित हुआ, शिमला सम्मेलन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसमें 152 प्रस्ताव पास हुए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो वैसे भी जो भारतीय थे उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, ऊपर से इन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसी भी इंडियन को क्या किया, इनवाइट ही नहीं किया भाई साहब। इवन जो उसकी रिपोर्ट होती है उसको भी प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, बल्कि इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा जो लॉर्ड कर्जन थे, है ना, इन कंपैरिजन टू अगर हम मैकाले की बात करें, जबकि इन्होंने मैकाले की जो विवरण पत्र की आलोचना भी की है ना, लेकिन इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। तो भाई दूध का जला आदमी माठा फूक फूक पीते कहा जाता है। तो जो इंडियंस थे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, भले वो हमारे हित की बात कही गई है, इसके अंदर आप डीपली पढ़िएगा, लेकिन इनको भरोसा नहीं हो रहा था इंडियंस को। फिर 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसको विश्वविद्यालय संबंधित आयोग था, वो कर्जन की शिक्षा नीति के तहत। 1911-12 में आपका गोपाल कृष्ण गोखले बिल आया, जिसमें ये आपके लिए वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बिल ही पास नहीं हुआ था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को महानायक भी कहा जाता था, लेकिन इनसे गायकवाड़ रियासत जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और उसने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। ये जो बिल था ना गोपाल कृष्ण गोखले वाला, इसमें मेन बात यही कही गई थी कि प्राथमिक शिक्षा क्या हो, अनिवार्य हो, लेकिन ये क्या हुआ था, रद्द हो गया था। 1917 में फिर आपका क्या है, सेडलर आयोग आया। 1920 में आपका शिक्षा आंदोलन गांधी जी के द्वारा हुआ। 1929 में आपकी हरतांग समिति बनी, जिसमें अपव्यय और अवरोधन की बात की गई। अपव्यय का मतलब होता था कि जब बच्चा 1st to 5th पूरा किए बिना ये छोड़ दे बीच से ही पढ़ाई, और अवरोधन का मतलब था कि एक क्लास में बच्चा एक से ज़्यादा बार फेल हो जाए और फिर उसको पढ़ाई रोकनी पड़ जाए, इस वजह से यह अवरोधन का मतलब होता है। 1929 के बाद में 1937 में आपका वर्धा सम्मेलन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसके अध्यक्ष थे। 1944 में आपकी सर्जेंट रिपोर्ट आई, जिसमें इन्होंने इंडियंस को बहुत सारे लॉलीपॉप टाइप चीज़ें दिखाई कि बेटा तुम लोगों को ना हम 40 साल में एकदम शिक्षित कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे, लेकिन इनका कुछ भी
यहाँ पर काव्य नहीं चला और यहीं से इनका खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। और 1984 में आत्मनिर्भर उद्देश्य भी इन्होंने कहे थे हो जाएंगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हम लोगों ने माना और यहीं से खत्म, टाटा बाय बाय हुआ। फिर देश आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद में सबसे पहला जो आयोग बना वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। यही हमको सबसे बड़ी मूर्खता लगती है। क्यों मैम? क्योंकि एक बात बताओ, जब आपको पता है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या है, अशिक्षित है, तो जब कोई अशिक्षित है तो प्राइमरी लेवल पे बात करनी चाहिए थी ना इन लोगों को। इन्होंने किसकी बात की? उच्च शिक्षा की। वाह, जब भैया पढ़ाई लिखा नहीं है तो उच्च शिक्षा की बात पता नहीं क्यों, क्या था उस समय का सिनेरियो। खैर चलो, उस समय जो था हम इस समय कह रहे हैं क्योंकि हमको ख़राब लगा, क्या पता उस समय ऐसी सिचुएशन होगी विच आई डोंट नो। तो 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके अध्यक्ष थे। 1952-53 में इन्होंने जब सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए, तो इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वही बेकार है ना, उसको ही सही किया जाए पहले। तो भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 1952-53 में। इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष मुदालियर थे। 1956 में फिर आपका बना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कॉलेज को मान्यता देना इनका मुख्य कार्य था। 1958 में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति जो दुर्गाबाई देशमुख जिसकी अध्यक्ष थी। उसके बाद में 1961 में आपका एनसीईआरटी का गठन हुआ। 62 में सीबीएसई बना। 63 में केवीएस बना। समझो 61, 62, 63 लगातार एनसीईआरटी, सीबीएसई और केवीएस। कैसे याद रखोगे कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं और सीबीएसई बोर्ड वाला जो स्कूल है वो केवीएस है, ऐसे याद रख लो, है ना। लगातार याद कर लो 1961, 62 और 63। कैसे याद करोगे? एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं और केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, ठीक। उसके बाद में आपका 64 से 66 कोठारी आयोग आया, जिसमें इन्होंने 10+2+3 की एजुकेशन पॉलिसी का सुझाव दिया था। 1968 में आपकी पहली स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्थित रूप से बन गई और इसमें शिक्षा एक व्यवस्थित रूप में हो, समान तरीके से हो, इसकी बात कही गई थी। 1973 में आपका 10+2+3 लागू की भी बात कही गई। 1982 में आपका पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में बना और दूसरा मुक्त विश्वविद्यालय आपका दिल्ली में बना, इग्नू, जो 1985 में बना था, ठीक। फिर 1985-86 में आपका नवोदय विद्यालय एनवीएस आया। 1988 में आपका ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आया, है ना। उसके अलावा फिर 1986 में आपकी उसके बाद में देखो राजीव गांधी की उसमें अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई। कब? 1986 में। 1990 में फिर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर विचार करने के लिए एक नई समिति बनी जिसका नाम था राममूर्ति पुनः विचार समिति। और 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति बनी। जो जनार्दन रेड्डी कौन थे? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यशपाल समिति का जो टाइटल था वो ये था शिक्षा बिना बोझ के, है ना। 1992 में ये बनी थी और 93 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर 1995 में आपका मिड डे मील मध्याह्न भोजन आया। 2001-2 में आपका सर्व शिक्षा अभियान आया। 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत, मतलब आर्टिकल 21A में शिक्षा बच्चे का क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत आर्टिकल 21A में कहा गया। 2004 में आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए गर्ल्स के लिए बना। 2005 में आपका एनसीएफ आया, चौथा एनसीएफ। 2009 में आपका आरटीई राइट टू एजुकेशन। उसके बाद 2016 में आपका आरपीडब्ल्यू जो 21 प्रकार की विकलांगता की बात करता है, नीपी फिर आई 2020 वाली। फाइनली टाटा बाय बाय खत्म आपका पेपर 1। बाकी पेपर 1 की जो चीज़ें हैं हमको नहीं लगता कि अब कुछ भी बचा होगा जो आप लोगों को क्लियर ना हो। एक स्टोरी के रूप में हमने 1781 से शुरू किया पूरी कहानी और आपको 2020 तक लेकर के आ गए। क्या अब भी कोई डाउट है? कह दो कम से कम नो मैम आई एम फुली सेटिस्फाइड। अगर अब भी पेपर हम नहीं कर पाए तो इसमें हमारी ही गलती होगी कि हमने देर से पढ़ना शुरू किया। ऐसा कमेंट जो बच्चा कर देगा वो एक तरीके का सच्चा व्यक्ति होगा कि मैम आपने तो पढ़ा दिया सब कुछ, क्योंकि आपने बुक में भी पढ़ाया, बुक से पहले आपने सारी क्लासेस कराई, बुक के MCQs करवाएं। उसके बाद में आपने पवन सीरीज़ कवर अप की, पुरानी वाली इजी नोट्स भी कवर अप की, नई वाली इजी नोट्स भी कवर अप की, है ना। उसके अलावा आपने इन नोट्स से भी हम लोगों को पढ़ाया। नए वाले इजी नोट में हर एक चैप्टर की थ्योरी बता के एक एक क्वेश्चन करवाया। अब अगर इसमें मेरी गलती है कि हमने देर से पढ़ना शुरू किया
और अगर नंबर कम आते हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे, आप नहीं। कोई बच्चा अगर आज ये कमेंट कर देगा इस क्लास के बाद तो लिटरली एकदम हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। वैसे हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे, इवन सिंगल बच्चे के भी इस पेपर में नंबर कम आए। हम चाहते हैं कि इस बार आप 90+ लेकर के आओ तो मज़ा आ जाए कि हाँ बहुत मतलब बहुत खुशी की बात होगी वो मेरे लिए, आप ऐसे समझ लो। अच्छा, तो अब बाकी कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट, इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल, एप्लीकेशन पीजी पॉइंट के नाम से है। कोई समस्या हो तो pgpoint100@gmail.com पे आप हमको मेल करिए। 24 घंटे में आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, चाहे रात हो या दिन, है ना। उसके अलावा थ्रेड्स पे भी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, खैर ये तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। अच्छा, अब आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अपना रिवीजन करके अपना अच्छे से जितना पढ़ाए। एक बात होती है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से जाइए पेपर देने कि बाकियों का मुंह देखिए, एकदम चिंतित बच्चे वहाँ पर आपको मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। आप उनकी शक्ल देखिए और आप कैसे रहेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना अल्टीमेट तरीके से पढ़ रखा है। एक जब आप बैठिएगा ये पेपर देने तो ऐसा लगेगा कि जो बच्चा पढ़ के नहीं आया होगा वो एकदम मतलब नर्वस सा होगा। लेकिन आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। अब आपको हम एक बात ये भी बता देते हैं कि मान लो अब हाँ कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट के ही पीछे एकदम दीवाने होंगे कि नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट, नहीं तो जॉब नहीं करेंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। और मेरी जो व्यक्तिगत अपनी सोच है वो ये है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं देखिए। अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों को पढ़ाने से प्रेम है, अगर आपको बच्चों से लगाव है ना, तो आप ज़रूर पढ़ाइए जा कर के, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। हम तो इवन यही कहेंगे कि ये तो सोचो ही नहीं कतई कि हम गवर्नमेंट ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है भाई। अगर वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार तो कहाँ जान दे दोगे। प्राइवेट सेक्टर में आजकल इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ में क्या होता है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमें लगता है कि ये कॉन्फिडेंस आपका यहीं से बिल्टअप होना चाहिए। और जब भी आप आगे कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, कहीं भी डेमो क्लास के लिए जाएँ, तो अभी से ही मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत सारा ऑल द बेस्ट। और ये याद रखना कि जिस दिन टीचर के रूप में कार्य करने लगना, अर्थात हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी प्राइवेट जॉब हो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपने खुद की कोचिंग क्लासेस शुरू की हो या आप कहीं अपना ऑनलाइन कहीं आपका कुछ सिनेरियो बन रहा हो। आप कहीं कभी भी जब भी आप बीएड, अब तो पूरा हो ही गया है, जब भी आप एजुकेटर बनिएगा ना, तो एक मैसेज भी अगर आप कर देंगे कि मैम बीएड यहीं से पढ़ा एक तरीके से और आज हम फलानी जगह पे पोस्टेड हैं, तो वो दिन, वो पल, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का होगा, है ना। शायद आपको तब एहसास हो जब आप एक टीचर के रूप में कार्य करें और आपके द्वारा कोई पढ़ाया हुआ या आपने जिसकी मदद की हो उसको सफलता मिली हो, है ना। तो वो बहुत ही अल्टीमेट मोमेंट होगा मेरे लिए। बस आपको एक छुटकू सा मैसेज कर देना है, भले उसके बाद हम आपसे मिठाई मांग लें, पार्टी मांग लें या आपसे हम कुछ भी मांग लें गुरु दक्षिणा के रूप में, अंगूठा मांग लें आपका, क्यों, है ना, कोई बॉडी पार्ट मांग ले, आपके फ़ोन से का कह दे इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड दे दो, क्योंकि आजकल आदमी जान दे देगा लेकिन आईडी पासवर्ड नहीं देगा, क्यों भाई। तो हम कुछ भी मांग लें आप लोगों से, ये मत सोचना ऐसा कि मैम ऐसा कुछ करेंगे, भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पता चले हमको दूर दूर तक ना बताओ कि हमने बीएड आपके यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ा था। खैर, ये तो जस्ट पार्ट ऑफ जोक हो गया। हालांकि जब भी कभी पोस्टेड होइएगा ना एज अ टीचर, हमें मतलब ये इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। लिटरली आई वॉन्ट टू लिसन कि हाँ हम मैम फलानी जगह लग गए। नो मैटर कि आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस करा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा हो और उसके लिए आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका आपको कुछ धनराशि भी मिल रही हो, तो वो दिन क्या होगा, ये मान के चलिए सफलता का दिन होगा मेरे लिए, है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी होगी और ये खुशी आपको भी कुछ समय के पश्चात समझ में आएगी। तो लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने यहाँ से पढ़ाई की, और जब आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स देखते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है ना, जिनको रुपए से ख़रीदा नहीं जा सकता। इवन जो फीलिंग्स होती हैं जब कोई बच्चा कह देता है कि मैम बहुत मदद मिली, या कोई जो इवन हमसे बड़े होंगे, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि कुछ मैरिड लोग हैं, है ना, तो जब वो लोग कहते हैं ना कि मैम मेरा बेबी इतने ईयर्स का है और मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, उसके अलावा भी मुझे कुछ हेल्प मिल रही, सो दैट वाज द वेरी अल्टीमेट मोमेंट फॉर मी एंड लिटरली आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि
अगर हम मदद कर रहे हैं, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और किसी को इतनी मेरी तरफ से मदद मिल पा रही है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है आजकल के समय में, है ना। और यहीं से करेंगे हम एक सेशन को एंड, वरना हम बहुत इमोशनल टाइप इंसान हैं, पता चले रो दिए, है ना। खैर चलो, वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जिन्होंने नोट्स वगैरह लिए हैं उससे पढ़ाई करते रहिएगा, सारी लेक्चर्स बोल रही हूँ, सारे नोट्स और PDF के MCQs वगैरह देख करके जाइएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।